अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और स्वात में होने वाली ट्रेजेडी जो है वो ना सिर्फ ट्रेजेडी है बल्कि पूरे कौम के मुंह पे एक तमाचा है। और उसकी वजह जो है, मैं कल से भी आपको यही बता रहा हूँ, बल्कि परसों भी मैंने यही कहा था, उसकी वजह सिर्फ उन बच्चों की, उन लोगों की अमवात नहीं है, वो तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। उस घर के ऊपर, उस ख़ानदान के ऊपर क़यामत सुगरा आई और आकर गुजर गई और वो अपना हिसाब लेके आगे चले गए। लेकिन उसके बाद जो वज़ीर आला KPK के जिस तरह से बयानात आए हैं कि मैं क्या खेमा लगा लूँ वहाँ पे, मैं क्या टेंट लगा लूँ वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि इंसानियत की इससे ज़्यादा तज़लील नहीं हो सकती। और पूरी दुनिया में अगर कोई और यानी कोई और मुल्क होता, कोई और जगह होती, तो शायद अभी तक उसको स्टेप डाउन करना पड़ जाता अपनी इस बात के ऊपर। और उसके बाद किसी एक जनाजे पे मौसूफ ने शिरकत नहीं की है, बल्कि उसको छोड़ दें। KPK के अंदर सिक्योरिटी के इतने इश्यूज़ हैं, इतने फ़ौजी जवान शहीद हो गए, अफसरान हमारे शहीद हुए, वज़ीर आला KPK ने एक भी जनाजे पे जाके शिरकत करने की ज़हमत नहीं की है, ना कभी कंडेम किया। ना वज़ीर आला KPK ने मोदी का नाम लेकर उसको कंडेम किया, ना उनके लीडर ने उसको कंडेम किया, ना उन्होंने नेतन्याहू को कंडेम किया कि उसने कितने मासूम फ़लस्तीनियों का खून पी लिया, ईरान के ऊपर कितना उसने जुल्म किया, बमबारी की। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं और क्यों इनके मानने वाले या चाहने वाले पैदा हो जाते हैं? मैं इसके ऊपर तो कर रहा हूँ बात, लेकिन मुझे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज ज्वाइन किया है KPK से जनाब गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ने। और फैसल करीम कुंडी साहब को मैंने यही पूछना है कि भाई, क्या आइन और कानून मुख्तलिफ है लोगों के लिए? ऐसे शख्स के ऊपर क्यों 302 का पर्चा नहीं हो रहा? ऐसे शख्स को क्यों हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है? ऐसा शख्स जिसकी शराब की बोतलें जो शहद की बोतलों में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये मैंने पूछना है कुंडी साहब से। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल करीम कुंडी साहब, मैंने आपसे मुतालबा ये करना है कि इतना आप लोग लावाली कह लें, चले मैं और टीवी पे क्या वर्ड यूज़ करूं, ऐसा KPK का आप लोगों ने CM बनाया हुआ है, इसके ऊपर तो 302 का पर्चा होना चाहिए फॉर द स्टेटमेंट दैट ही मेड। और जो हमने रेस्क्यू का देखा, वहाँ पे जो मौकरी बनी हुई है, तीसरी हुकूमत इनकी है और इनको पता है यहाँ पे ये होना है, लेकिन नहीं हो रहा। तो आप गवर्नर हैं उस पूरे सूबे के, क्या जिम्मेदारी है आप लोगों की हुकूमतों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबशर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो स्वात में हुआ, मैं कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से जो ये वाक़या हुआ है उस पर जो है वो मैं माजरत भी करूँगा, क्योंकि हमारे सूबाई हुकूमत में इतने हिस्स नहीं है कि वो इस चीज़ पे चीज़ें को मान लें। देखें, कल की स्टेटमेंट जो CM ने दी, कि मैं इसलिए तो नहीं हूँ, उनसे ये पूछें कि आपके सूबे का टूरिज़म मिनिस्टर कौन है? वो CM खुद है। अब जो अब सवाल है, देखें, जब वो गवर्नर की क्या इख्तियारात हैं या CM की क्या इख्तियारात हैं, देखें 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात CM के पास है। गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, न मेरे पास हेली है, न मेरे पास रेस्क्यू डिपार्टमेंट है जो मैं सीकर। लेकिन आप देखें कि जिस जो बेसिन में है, मतलब आज भी डटाई से कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर तंबू लगा के जाएँ। बात यह है कि अपना रेस्क्यू का सारा सामान इस्लामाबाद छोड़ के आ गए हैं। जब आप कैदी नंबर 420 को छोड़ने के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे, आपको ये पता है कि ये फ्लड इमरजेंसी होनी है, आपने अपने हेली तक नहीं भेजा। वो हेली किधर है जिनका, जो कह रहे थे कि हमारा हेली है और हम उसको चलो एम्बुलेंस भी बना लिया, आज वो हेली मौजूद नहीं था। लिहाजा ये FIR बिल्कुल CM के ख़िलाफ़ होती है। ये CM अखलाकियात की क्या बात करें, इनकी जमात में अखलाकियात होती तो ये बात होती, अखलाकी जुर्रत अगर थोड़ी सी भी होती तो ये इस्तीफ़ा देते। इनके जो लीडर हैं, जो कि कैदी नंबर 420 आजकल बैठे हुए अडियाला में, वो तो कह रहे थे कि अगर किसी जो है वो दरिया जो है उसके किनारे पे अगर जो है वो कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो हुक्मरान जवाबदेह होता है। यहाँ तो इंसान मरे हैं, चिल्ला कर मरे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने सूबे का, इनका एक पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से हम सूबे में लूट मार करें, हम जो है किस तरीके से माल कमाएं। इन्होंने सूबा खुद जो हमारा कुछ इलाके हैं वो दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। साउथ ऑफ KP आप मज डिस्ट्रिक्ट में देखें क्या सूरत हाल है, और आज आप देखें कि जो सूरत हाल आप आज देखें कि स्वात में जो वाक़या हुआ है, अब इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इनको परवाही नहीं है, कहते हैं बस हमने अपना जो है वो माल गनीमत लूटना है। लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ उसी कैदी नंबर 420 से कि मदीना की रियासत में जो चोर और डाकू होता था, उसकी सज़ा ये होती थी कि उसको सज़ा दी जाए, कैद किया जाए, या उसको और प्रमोट किया जाए कि आपके लिए वो पैसे कमाए। मुझे फैसल साहब ये बताएं कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो मरगला की पहाड़ियों के ऊपर
केपीके हाउस बनाने के लिए बजट दे रही है और दे सकती है, लेकिन रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स को इक्विप करने के लिए उनके पास बजट नहीं है। देखें, आपको मैं बताऊं कि जिस शख्स ने 3 जानें बचाई हैं, उसने रेस्क्यू 1122 के लिए अप्लाई किया था और उसने कहा कि आप इसके लिए अहल नहीं, और उनको नौकरी नहीं दी। और जो अहल थे आज वो नाअहल साबित हुए, उन्होंने उनको नहीं बचाया, और आज प्राइवेट बंदे ने, उसी बंदे ने जिसको नौकरी नहीं मिली मेरिट के ऊपर, आज वो 3 जानें अपने जान पर खेल कर जो है उसने 3 जानें बचाई हैं। तो ये तो हमारे मेरिट की सिचुएशन है। जब नौकरियां बिकेंगी, सब कुछ लूट मार होगा, तो यही सूरत हाल होगी। अब वो अपने अयशों के लिए बनाएं, मरगले की पहाड़ी पे वो बनाएं। अयशें तो वैसे भी कर रहे हैं, अगर वो मरगले की पहाड़ी पे करें या मरगले की पहाड़ी के नीचे करें या मरगला पहाड़ी के पीछे करें, तो अयशें तो ऐसे भी करें, उसमें मरगला पहाड़ी पे जाने की क्या जरूरत है उनको। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऑन द होल केपीके में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ने आना है। अल्लाह ताला ने केपीके को हुस्न दिया है, केपीके है एक खूबसूरत जगह, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ना वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, ना पब्लिक रेस्ट रूम्स हैं, ना कोई डिसेंट जगहें हैं खाने पीने की। बल्कि आज तो मुझे पता चला है कि काफ़ी लोगों ने जो दरियाए स्वात के ऊपर होटल्स थे उनको गिराना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से यहाँ ये मसाइल हो रहे हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप जो है वो जेब में पैसे ना लेके जाएं बाज़ार में और कहें कि जेब कुतरे ख़त्म हो गए हैं। लिहाजा प्रॉब्लम यह है कि आपने उस चीज़ों को ठीक करना है कि होटलों को बंद करके या गिरा की चीज़ों को ठीक करना है। पहली बात तो यह है कि इनके 13 साल हुकूमत को हो चुके हैं, 12-13 साल। टूरिज़्म इनका टॉप प्रायोरिटी था। आज मुझे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हाल है। होटल्स की आप बात कर रहे हैं कि लोग वापस जाकर कहाँ पर रहेंगे, क्या क्या चीज़ हैं। ये स्पोर्ट्स के नाम पे आए थे कि हम पता नहीं वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, लेकिन वो पूरी टीम जीत गई थी, एक शख्स नहीं जीता था। आज तक एक स्टेडियम क्रिकेट का नहीं है जहाँ पर हम क्रिकेट खेल सकें। आप PSL नहीं खेल सकते, आधी टीम क्रिकेट की आपकी पश्तून है, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सकते। एक अरबाब नया स्टेडियम था, वो 2017 से बन रहे, आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। उसकी सिर्फ रिफर्बिशमेंट होनी थी, उसका नाम तो इन्होंने इमरान खान रख दिया, लेकिन नाम रखने से तो स्टेडियम नहीं बना। आज तक वो स्टेडियम नहीं बन सका। स्पोर्ट्स की ये सूरत हाल है। टूरिज़्म आपके सामने है। 350 डैम माशाअल्लाह बनाने थे जो कि आधा भी नहीं बना सके। इनका एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसको बिलियन ट्री कहा जाता था। आज बिलियन ट्री का नाम लेने से ये शर्माते हैं, क्योंकि इनका एजेंडा था कि हम बिलियन ट्री काटेंगे, लगाएंगे नहीं। हम उल्टा समझे कि शायद ये लगाएंगे। हेल्थ सिस्टम इन्होंने तबाह कर दिया है, एजुकेशन इनका तबाह है। क्या 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 किस किस चीज़ को आप इनको रोएंगे। हाँ, आप सोशल मीडिया तो बड़ा देख सकते हैं कि बड़ा स्विट्ज़रलैंड है और पेरिस है और पता नहीं क्या क्या तभी। आप प्रैक्टिकली आकर देखें कि इन्होंने सूबे का क्या हशर कर दिया है, वो आपके सामने होगा। फिर फैसल साहब, मुझे लास्ट सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इतना हिस्टोरिक जजमेंट दे दी है और तमाम जमातों को अब मज़ीद सीट्स मिल गई हैं और इनकी सीट्स कम हो गई हैं, तो अब केपीके की पार्लियामेंट में बड़ा छोटा सा नंबर है। क्या आप लोगों की तमाम पार्टीज़ जो हैं ऊपर ये डिस्कशन हुई है कि इनकी हुकूमत को उड़ाया जाए और अपनी हुकूमत लाई जाए? ऐसा अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई, और जब होगी तो बातचीत होगी, लेकिन ऐसा मैंने मीडिया के ज़रिए देखा है, ऐसा कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई कि इनकी हुकूमत को गिराया जाए और कोई और हुकूमत लाया जाए। हाँ, जमहूरियत में है, अगर आपके पास एक नंबर भी ज़्यादा होगा तो आप अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जिस दिन हमारे पास नंबर पूरे हो जाएंगे तो हम सेकंड का भी इंतजार नहीं करेंगे। आपकी ख्वाहिश क्या है? जैसे प्रेसिडेंट साहब ने आपकी ख्वाहिश क्या है? जाती ख्वाहिश, आपकी जाती ख्वाहिश क्या है कि ये कब तक हो जाए? जाती तो देखें, मेरी ख्वाहिश जमहूरियत के साथ है। जिस दिन नंबर पूरे होंगे तो फिर आपको अपनी जाती ख्वाहिश बता देंगे हम अदम एतमाद कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी, गवर्नर केपीके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज आप सुन रहे थे बातें गवर्नर केपीके की, फैसल करीम कुंडी की। मुझे ज्वाइन किया है जवाद अहमद साहब ने, सरबराह बराबरी पार्टी पाकिस्तान के। मुझे ज्वाइन किया है जनाब गौर भट्ट साहब ने, तज्जियाकार हैं, एंकर हैं PTV के। अब्दुल सत्तार खान साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली जवाद साहब, 13 साल से हुकूमत है, 12 साल से हुकूमत है केपीके में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एंड वन वुड एक्सपेक्ट कि जो उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है, रेवेन्यू अर्निंग है, वहाँ पे वो लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। लेकिन हमने देखा आज भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट की मशीनरी हमें नज़र नहीं आ रही है। इज दिस बीइंग क्रिमिनल, इज दिस बीइंग इनकॉम्पिटेंट, क्या चीज़ है ये? आई थिंक इट इज़ बोथ। देखें, ये जो वाकया हुआ है ना, एक तो मेरी प्रोफेसी है कि इससे जो इनका पॉलिटिकल कैपिटल है ना वहाँ पे, ये बहुत इफेक्ट होगा। इनको पता नहीं है इस बात का
क्योंकि इमरान खान का और पीटीआई का मसला ये है कि ये कोई भी काम इनका गलत हो जाए, कोई न्यूज़ बने, तो ये क्या करते हैं कि उसको सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से ना ये उसको टोन डाउन करते हैं, वाइप आउट करते हैं। या फिर ये वाला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो एक तस्वीर है ना, 19 लाशें, हाँ वो जो खड़े हुए हैं ना लोग, मुझे उनके चेहरे पे परेशानी भी नज़र आ रही है, उनके चेहरे पे मुझे डर नज़र आ रहा है, मुझे उनके चेहरे पे एक दुख नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके सामने लोग गिर रहे हैं और मर रहे हैं और वो बाकी के रह रहे हैं। और इस वक्त स्वात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत बड़े। आपने कितनी बेबसी से मारा है उन इंसानों को, कितनी बेबसी से, और उसके ऊपर जो एटीट्यूड है वो नहीं समझ आ रहा है, इतनी एरोगेंस। मेरा ख्याल है कि अगर तो पीटीआई ने उस सूबे में कुछ भी किया है ना, तो वो नज़र तो नहीं आया कभी भी। अभी देखें ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। अली अमीन जो ना, ये मैं इसको बड़ा पुराना जानता हूँ, ये इसका भाई था फैसल अमीन। जवाद बशीर मेरा दोस्त था, बल्कि मेरे एक बहुत बड़ा गाना उसने वो डायरेक्ट किया, मुझे याद है, वो कहती है सैया में तेरी उसी ने डायरेक्ट किया था। तो ये इसके पास आते होते थे, फिर मेरी फैसल के साथ थोड़ी दोस्ती भी हो गई। अभी भी मैं उसको अच्छे अल्फाज में याद रखता हूँ, मेरी तो यही आदत है। अली इसका बड़ा भाई था, तो ये उधर मिलते होते थे मुझे। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था कि ये बंदा जो है ये पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, वो खुद भी नहीं कर सकता था। वही तो मैं वो खुद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एनसीए में पढ़ते थे और ये इनका खास किस्म का ना एक होता है ना बिहेवियर होता है, ये एटीट्यूड होता है, तो वो तलंगों वाला उस तरह का था कि जिस तरह शायद आला आज भी नजर आ रहा है बस वो। तो मैं अब क्या कह सकता गौर भट्ट साहब, लेकिन ये तो एसओपी है उनकी। आप याद करें, जब हज़ारा कम्युनिटी की 70-80 लाशें पड़ी हुई थी कोयटा में, तो बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया जाने से कि जी मैं लाशों पे ब्लैकमेल नहीं हो सकता, तो उनको लाशें वाशें कुछ नहीं कहती। मुबशर साहब, एक्सल में देखें, बेहिसी का अगर कोई इंसानी चेहरा हो तो वो अली अमीन गंडापुर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो अपनी जगह पर दुरुस्त बात है कि जो केपी के अंदर पिछले 12-13 साल से हुकूमत है पीटीआई की, वो एक नाहल भी है। और यानी करप्शन तो साबित होगी तो करप्ट कहना चाहिए, मैं वैसे रूटीन में किसी को करप्ट नहीं कह सकता, लेकिन नाहली तो बाहर सामने नजर आ रही। अच्छा, मगर इसमें एक और चीज़ भी है मुबशर साहब, वो मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातों को इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ये समझाया जा सके कि आइन के अंदर क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल ना होने का नतीजा ये है। यानी आप पेशावर का अगर बंदा आप सवात में तैनात करेंगे ना सर, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो यानी सेहत के महकमे में है, तो उसको 2 घर चलाने पड़ेंगे मुबशर साहब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो उस तनख्वाह के अंदर 1 घर नहीं चला पाता, अब 2 कहां से चलाएगा? उसके लिए पैसे डंडी मारेगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आइन ने कहा है कि रियासत जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी को इंश्योर करेगी। यहाँ पे तीनों चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई सर। प्रैक्टिकली आप देख लें, हमें से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता, जो भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में जाता है, चाहे वो 1 मरले के मकान में बनाओ, स्कूल भी, अस्पताल भी सारा। तो जब मुझे अपने बच्चों का, अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपने अपने बच्चों का, माँ का इलाज प्राइवेटली करवाना है, उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए ना। रियासत तो आपको कुछ नहीं दे रही, तो फिर आप कई ऐसे कुछ सर बाहर कराते हैं, फिर आप डंडी भी मारेंगे, पैसे कमाएंगे, जाहिर है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। रियासत को ये 3 चीजें इंश्योर करनी चाहिए। ये नहीं करेगी इंश्योर सर, उसे अली अमीन गंडापुर वालो, उसे सर मुझे आपको मैं किसी को बिठा ले, मामला यही चलेगा। सत्तार खान साहब, आप तो बड़े इन्वेस्टिगेटिव शोज करते रहे हैं। देखिए, ये ट्रेजेडीज तो अमेरिका में भी हो सकती हैं। लोग कैटरीना से भी मरे हैं, लोग और हरिकेन्स वगैरह में भी मरे हैं, लेकिन जो एटीट्यूड है ना, मैं उसके ऊपर कंप्लेन कर रहा हूं। मेरा सारा जो वावेला है वो उस एटीट्यूड के ऊपर है। यार मुबशर साहब, एक आपका कोई मुर्शद नहीं है। हम जो बंदे बैठे हैं हमारा कोई मुर्शद नहीं है, उनका एक मुर्शद है और वो 804 नंबर कैदी है। जब 24 के 24 घंटे अली अमीन गंडापुर हो या पीटीआई हो, जब उनको यही हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी हो, चाहे ईरान इसराइल की जंग लगी हो, चाहे मत आया, चाहे जल्जला आया, वो कहते हैं 804 नंबर कैदी जो है उसको रिहा होना चाहिए। आपने उनका कैदी पकड़ के रखा हुआ है, आपने नहीं पकड़ के रखा, इस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के रखा होगा या आज के दौर की हुकूमत ने पकड़ के रखा होगा। उनके ज़हन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि 804 नंबर कैदी कब बाहर आएगा। अब ये 17, 18, 19 यार, आपको सुकून नहीं अच्छा लगता है इस मुल्क का? जब से वो अंदर है इस मुल्क में सुकून हो गया। मेरे ख्याल में अंदर हो तो सुकून नहीं है, वो बाहर भी होगा सुकून नहीं होगा।
दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में। अब अलीमा खान, उसके पास कोई ओहदा नहीं है, मेरे ख्याल में ओहदा हो तो भट्ट साहब बता देना, मेरा उसके पास पीटीआई का ओहदा नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर पे चढ़ती है तो इस बात पे चढ़ती है कि तुमने मेरे भाई को बताया नहीं और बजट पास करा लिया तुमने। अलीमा खान कभी भी इस बात पे अली अमीन गंडापुर को नहीं करेगी कि जनाब 18 बंदे अलीमा मार के खान खैर छोड़ दें, मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ उसको। तो यार मैं नहीं जानता, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद मैं कम जानता हूँ, आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बताएंगे। जानता हूँ, ज़्यादा। अब ये है कि आप लोगों ने कैदी नंबर 8 को जो उनकी इबादत बन चुका हुआ, उनकी पूजा पाठ बन चुका, इस वक्त जो रवैया आप देख रहे हो KPK में हो, चाहे गंडापुर का, चाहे किसी का हो, वो नहीं समझ रहे कि ये कोई ट्रेजेडी है। वो जवाब बिल्कुल नहीं साहब, समझ रहे। हम कैसे इस मुल्क में कॉमन पर्सन को एम्पावर करें कि उसको ये समझ आए कि मैंने डकोस्टों के पीछे नहीं जाना, मैं मैनिफेस्टो के पीछे जाना है, मैंने परफॉर्मेंस के पीछे जाना है। क्यों हमें उन बातों का यकीन नहीं आता और हम फिर, चाहे जवाद अहमद हो, जवाद अहमद मुझे पसंद है, लेकिन वो उसका किया हुआ काम जो है उसको मैं नज़रअंदाज कर, ये क्या बात है? अच्छा, मेरे ख्याल में जो एक ही तरीका है जो हम भी कर रहे हैं, वो होता है नहीं होता। कई दफ़ा मुल्कों के अंदर जो है स्टेजेस या फेजेस ऐसी चल रही होती हैं हिस्ट्री की कि आपका काम जो है वो लोगों को नहीं लगता इतना ज़्यादा वाइटल नहीं लगता, लेकिन तरीका एक ही है, वो ये कि आप मासेस के अंदर जाएं और मासेस के अंदर जाके उनके अंदर लीडर प्रोड्यूस करें, क्योंकि जो जिनके इश्यूज हैं, तो वो तो जब तक लोकल बॉडीज नहीं होगा नहीं हो सकता। लोकल बॉडीज़ के अलावा भी हो सकता है। देखें, जो एक सियासी पार्टी होती है ना, वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसका एक ही मिशन होना चाहिए कि उस मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट है, लोकल गवर्नमेंट अब ये स्ट्रक्चर हमारा है, कैमरामैन है क्षमा, देखे जरा उसको, ये MNA बन सकता है ना, ये 20 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है। बिल्कुल बन सकता है। मैं उसका तरीका आपको वही बताने लगा था कि देखें, अगर हमारा मतमा नज़र ये है ना कि हमने एक पैरेलल गवर्नमेंट अपनी पार्टी की आखिरकार बनानी है, तो हमारी पार्टी में फिर ऐसे केपेबल लोग होने चाहिए कि हम वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठाएं और जब गवर्नमेंट में आए तो उठा के वहाँ रख दें। अब वो अगर आम लोग हैं, क्योंकि हम तो आम लोगों की पार्टी हैं, हम तो मिडिल क्लास और गरीब मेहनत कशों की पार्टी हैं और सिर्फ इनकी पार्टी है, तो आपका कोई जहांगीर तरीन नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जहांगीर आए, अगर आप आ ही चलेंगे नहीं कितनी सकते। देर? हमारी पार्टी में वो आ ही नहीं सकते। अच्छा, हमारी जो फंडिंग होती है वो क्राउड फंडिंग होती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बताता हूँ कि अगर तहरीक चला दें अब इस यार गोगी को बुला लें यार, नहीं, सवाल गोगी ही फारिग पैदा है नहीं होता ना। अमीरों के साथ तो हमारी सियासी लड़ाई है, जाती नहीं है, सियासी लड़ाई है, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को 78 साल से खाया हुआ है। अब इशू ये है कि क्या जब आप उनको यार हटाते नहीं, जवाद अमीरों ने नहीं खाया हुआ, वो लोग जो सियासत की वजह से अमीर हो गए उन्होंने वो खा सकते हैं। चलिए दोनों की हम बात कर लेते हैं, लेकिन असल बात तो ये है ना कि इस मुल्क के अंदर कानून उनके लिए चलता है, उनके लिए बिजनेस चलते हैं, उनके लिए ट्रेड चलती है। गरीब आदमी तो बेचारा छोटी छोटी तनख्वाहों में जी रहा है ना, और हुकूमत उसको कुछ नहीं देती, रियासत कुछ नहीं देती, आप उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं देते, मतलब इलाज नहीं देते, तालीम नहीं देते। लेकिन मैं कहना आज लेकिन ये सुन लें जरा एक सेकंड, 1 करोड़ बंदा फर्ज करें, अगर 1 करोड़ बंदा सिर्फ 100 रुपया चंदा देना अपनी पार्टी को, 100 रुपया चंदा, और फिर मोबिलाइज्ड हो, वो महलों की सतह पे बैठे हों लोग जो कि कहेंगे हमने इस पार्टी को तामीर करना है, इसका वो जो स्ट्रक्चर है, तो 1 करोड़ बंदा अगर 100 रुपया दे तो ये बनता है 1 अरब रुपया महीने का, जो कि 12 अरब रुपया बनता है साल का। और 5 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो 60 अरब रुपया बनता है। हमारी जैसी पार्टी 60 अरब में 4 दफ़ा जो है वो इलेक्शन जीत सकती है, अगर हम इतना पैसा हो और हम स्ट्रक्चर बना सकें। इशू ये है कि इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी को ये नहीं पता कि उसकी अपनी पार्टी बननी कैसी है और वो कौन बनाना चाहता है, उसके साथ हम खड़े हों। ये क्या कर रहे हैं, खरबपति अरबपति पार्टियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो आपस में जब तक इनको लड़ाते रहेंगे मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, तो ये पार्टी नहीं बनेगी इस तरह की। फिर गवर्नमेंट, मुझे आज एक बड़ी अजीब सी बात करनी है, मैं करना नहीं चाहता अब, यानी लोगों को लगेगा पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आज लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मेरा ख्याल है कोई रिकॉर्ड टूटा है जितनी बारिश हुई है और जितनी स्पीड में होती रही है इतनी देर। मैंने अभी मेट ऑफिस के फिगर्स नहीं देखे हैं, लेकिन आपको पता है जिस इलाके में ये ग्वालमंडी के अंदर हमारा स्टूडियो या दफ्तर है, ये पूरा डूबा होता है। तो मैं इधर से, और मैं 2-4 सड़कों पे घूम फिर के आया हूँ, लाहौर में कहीं पे पानी नहीं खड़ा हुआ, और जहाँ पे 3-4 जगहों पे दरख्त गिरे हैं वहाँ पे मैंने देखा है कि इमीडिएटली रेस्क्यू की टीम्स या वासा की टीम्स वो काम कर रही हैं दरख्तों को क्लियर करने के लिए। सो ये तो मानना पड़ेगा कि यार हमें मरीम नवाज अच्छी लगे या ना अच्छी लगे,
काम तो उसका नजर आ रहा है। अच्छा नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पानी का मामले पे इतना काम नहीं किया जितना शहबाज शरीफ साहब ने फिर ना किया। जो मैं PMLN है ना, PMLN ने काम किया। शहबाज शरीफ साहब ने जब अब वो वज़ीर-ए-आला थे, ये लक्ष्मी सीवरेज चौक वगैरह बड़ा का। मशहूर था कि यहाँ पे पानी खड़ा होता है सर, वो सारे का सारा वो बल्कि बूट पहन के अंदर गए थे। जी जी, वो उन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया, अंडरग्राउंड पूरा एक सिस्टम है, जो पानी रेनी वाटर है वो सारे का सारा लारस गार्डन के नीचे बहुत बड़ा तालाब है, वो सारे का सारा उसमें जमा हुआ है। ये कराची में नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे बन गया भारत, शुक्र ठीक है। कराची में तो कुछ भी नहीं बन सकता। हाँ, कराची के तो हालात इतने खराब हैं, यकीन कीजिए कि कराची के हालात हमारे शादरे से ज्यादा खराब। नहीं, शादरे के तो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको यानी शादरा वो एरिया जो लाहौर का एरिया नहीं है, पसमानदा एरिया, लाहौरों बाहर है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि शादरा वहां पर चले जाए तो शादरा कराची से कहीं ज्यादा बेहतर है, वहां पे सूरत हाल ये है। लेकिन बाहर हम लाहौर तक रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी ये देखें, एक जेस्चर होता है, सीएम जो होता है या सीएम खतून सिंबॉलिक काम उन्होंने जिस दिन पहले दिन बारिश हुई, मैं उनकी कई स्कीमों से एग्री नहीं करता, लेकिन आज करना पड़ रहा है। सर वो सड़क पे आई हैं जिससे एक मैसेज गया नीचे तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को वास्ता के कि भाई सीएम दी निगाह है तो काम करना है। तो ये मैसेज जो है ना, ये बहुत जरूरी होता है। वहां पर जहां की अभी आप पहले बात कर रहे थे केपीके में, वहां पर अली मीन गंडापुर अगर ये कहें कि यार मर गए तो मैं क्या करूं, वहां पे कैंप लगा लूं, तो उसके बाद तो फिर सर नीचे तवक्को कोई ना रखे ना कि नीचे को काम करेगा, को सोचेगा इस बारे में, सवाल ही पैदा नहीं होता कराची में। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि जब से मेयर बने हैं ये जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं, वो जब से मेयर बने हैं तो वो सड़क के ऊपर नजर जरूर आते हैं। यानी अगर कोई बारिश है कहीं पे, कराची को ओन कर रहे हैं। हाँ, वो कराची को ओन कर रहे हैं कि भी हमारा मसला है और हम हल करने आ रहे हैं, तो वो इस पे काम जरूर कर रहे हैं। कराची अब सर बड़ा बहुत है और वहां पे 40 साल से जो एमक्यूएम ने किया, ये जो भी हम बातें सुनते हैं, अब मैं तो जो एमक्यूएम ने तो बड़ा अच्छा काम किया बाय द वे वहां पे, ऐसी बात नहीं। मुस्तफा कमाल के टाइम पे तो बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, ये चाइना कटिंग उन्हीं के दौर में हुई थी, किसी नहीं, उनके दौर में नहीं हुई थी, चलें, जिसके फारूक सत्तार के दौर में हुई थी। फारूक सत्तार कौन है? एमक्यूएम मैंने उसका नाम लिया, मैंने उसका नाम नहीं लिया था, तो यही मेरा हम नाम है, उसका नाम ना लें। हाँ ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 40 साल का वहां पे जो मसला बना हुआ है, पीपल्स पार्टी को भी यार 16वां साल है। जी जी, अपना मेरा तो इसको 200-300 साल तो चाहिए ना ठीक करने तो लिहाजा इनको चाहिए कि वो उस तरफ आए। अब साडे पोते आके फायदा उन्होंने करना। बड़ी हैरानकुन बात है, कराची में मैं जब गया तो उन्होंने कहा पीने का पानी तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे तो नहाने के लिए भी टैंकर आता है भाई। मैं कहा, है जी? उन्होंने कहा हाँ जनाब, टैंकर आता है। यानी पानी बेचने के लिए है, देने के लिए नहीं। बिल्कुल। सत्तार खान साहब, वो एक औरत फौत हो गई थी, उसको मार दिया था सत्तार खान साहब, पे। प्रॉब्लम ये है इन चीज़ों के ऊपर हुकूमत गिर जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम में ये कितना कुछ सब्र है कि वो सब्र करते रहेंगे अपनी बेसिक नीड्स के लिए। अच्छा मुबशर लुकमान साहब, अचानक मुझे याद आया कि 1 महीने पहले मैंने एक वीलॉग किया था और अभी चंद दिनों बाद दोबारा करूँगा वीलॉग। केपीके में एक प्रोजेक्ट है, बस टर्मिनल प्रोजेक्ट, 4 अरब रुपए का उसमें फ्रॉड हुआ है। ये मैंने किया था लीक। 4 अरब रुपए का उसमें फ्रॉड हुआ है और वो 2014 से लेकर आखिरी जो डेट थी ना, वो 25 जून 2025 थी, एक्सटर्नल उसको टाइम जो मिला। उसमें हुआ ये कि वो जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना केपीके का, उसने इंक्वायरी की है और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत को कहा है, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कहा कि अगर आपने इस पर अमल नहीं करना तो ये केस रेफ़र कर दें नैब को या FIA को। अब अली अमीन गंडापुर कभी भी वो केस जो है ना, वो नैब को रेफ़र नहीं करेगा, FIA को रेफ़र नहीं करेगा और ख़ुद भी नहीं करेगा, अपने बंदे जाएंगे, खुद भी नहीं करेगा। अब 4 अरब का वो प्रोजेक्ट है, 4 अरब का उसमें घपला हुआ है। ये मैंने 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले मैंने वीलॉग किया, उस पर डॉक्यूमेंट्स के साथ किया है। अब ये एक ऐसी बात है कि एक तरफ देखा जाए तो उनके प्रोजेक्ट हैं जिसमें माल बनाए जा रहे हों, क्योंकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर रोड्स, इसको चार्जशीट कर दिया उसने। वो डायरेक्टर रोड जो है ना, वो आज तक उस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है। अब बताएं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कौन बैठता है? साहब आपकी बातों से बोर हो गए, इन्होंने लंबी सांसें भरी हैं कि यार ये क्या आपने सुनाई जा रहा है। वाकई बोर हुए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मेरे अल्फाज वापस किए जाए। अच्छा नहीं चले, मैं आपको बड़े बड़े सहाफियों से मुझे मालूमात मिल रही है। अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि वो जो लोग वहाँ पर जिनकी लाशें निकाल ली गई, बहुत सारे तो मिले ही नहीं, जिनकी लाशें निकाल ली गई,
उनको सर वहाँ पे डंपर में डाल के, जी जी वो मुझे पता है, कूड़े वाले डंपर। कूड़े वाले डंपर में डाल के उनको वहाँ से उनकी डेड बॉडीज को और फिर आगे से अलखिदमत वालों की एम्बुलेंस आई है जी। केपी के गवर्नमेंट के पास एक एम्बुलेंस ही एक एम्बुलेंस नहीं थी, एक एम्बुलेंस नहीं है जो वहां से लोगों को वहां पे। मैं एक्चुअली जवाब साहब जो आपसे बात कर रहा था, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मैं बुरा कह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये सियासत है तो फिर लानत ऐसी सियासत। देखिए मैं वैसे इस पे कमेंट करना चाहूँगा। मैं ना कई दफ़ा देखता हूँ कि एक्टर्स, सिंगर्स, शोबिस के लोग और फिर वो मतलब स्पोर्ट्स के लोग भी, फिर टीवी के एंकर्स जो बड़े बड़े हैं सारे, ये मैंने देखता हूँ कि वकील भी हैं कुछ जो इमरान खान और पीटीआई की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टी है और वगैरह वगैरह। ये असल में एक फैशिस्ट पार्टी है, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही इन पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। देखिए इनका जो सोशल मीडिया है ना, ये एक नहायत फैशिस्ट और घटिया और गलीज मीडिया है। ये क्या करता है, मैं चैलेंज करता हूँ माहिरा खान को, फवाद खान को, ये बाबर आजम को, कोई भी जो भी लोग इस जिनके नाम बने हुए हैं, मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा ना आगे सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान की यही गलतियाँ हैं, अगले दिन इनको जो गालियाँ वो देंगे शुरू करेंगे। शाहिद अफरीदी का आपने देखा, ये शाहिद अफरीदी को देख लिया, उसका क्या हाल हुआ? कासिम अली शाह और भी 2-4 लोग बड़े जिनका ख्याल था कि भाई हम तो क्रिटिसिज्म ही कर रहे हैं ना, क्या है ये, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सियासत है ही नहीं, ये एक्चुअली इमरान खान ने एक फस्तायत का कासिम अली शाह पे तो सही हुआ है, जो आदमी 3 लाख रुपए लेके बताता है आपको सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए लेक्चर के 3 लाख रुपए लेना और लोगों को बताना आपने सादा तरीके से रहना है, यार ये कोई बात है। जिस दिन तारिक जमील ने भी कहा लेकिन ना, फाशिस्ट पार्टी बुरी नहीं है। फाशिस्ट पार्टी के मॉडल पे एमक्यूएम ने शुरू किया था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर एक की केयर करना, विच इज अ वेरी वेरी गुड मॉडल। फाशिस्ट माइंडसेट बुरा है। वो तो आप उसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई पार्टी किसी भी नजरिए पे खड़ी हो लेकिन लोगों के लिए कुछ कर दे तो थोड़े रसे के लिए रिलीफ मिल जाता है लोगों को, लेकिन आइडियोलॉजिकली अगर हम बात नुमाइंदगी तो मिले ना लोगों को पहले। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। मेरी एमक्यूएम का जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा है ना, लो मिडिल क्लास एम्पावरमेंट। हाँ, और वो फैशिस्ट बने बाद में है। एक्चुअली हुआ ये है ना कि सिंध के अंदर सारा जो वडेरा बैठा हुआ था, वो जब जाते थे कराची हैदराबाद से जीत के सीटें हैं तो वहां जाके उनको काम ही को नहीं करने देता था। तो इसलिए तो उन्होंने बाद में कहा ना कि कराची लैदा करो, हमने सिंध के साथ नहीं रहना। वो इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे पास कम से कम गवर्नेंस के लिए हमारी अब जिंदगी में सतार खान कभी लोकल बॉडी सिस्टम शुरू होगा प्रॉपर तरीके से? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ही हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है। हम अंदर से ना, ये जो कह रहे थे ना अभी बात, ये देखने वाली बात है कि हम अंदर से कन्विंस हो चुके हैं कि डेमोक्रेसी हमें सूट नहीं करती। हम चाहते हैं कि मेरी जो बात है ना ये अगले 18 साल तक रहे, और 18 साल तक रखने के लिए मुझे अपनी बात को अगर कोई कुछ चीज़ फेरनी भी पड़े ना लोगों पे, तो मैं उसके लिए तैयार हो जाऊंगा। मिजाजन अगर इन लोगों का, हम लोगों का मिजाज जमहूरियत के साथ जुड़ा होता ना, तो कम से कम कैदी नंबर 804 ना पैदा होता। ये फ्यूडल माइंड है। ये सारे का सारा ये हुआ कि आज बड़े आप मासूमियत में मुझसे पूछ रहे हैं, बट से पूछ रहे हैं, हम दोनों मासूम हैं और हम दोनों मासूम बंदों से मैं मासूम चलेगा? नहीं, फिलहाल आप एंकर हैं। कहना चाह रहे हो? फिलहाल आप एंकर हैं। इनका कैमरा बंद करो यार, खुदा। तो आप ये मासूम सवाल हमसे कर रहे हैं कि जनाब ये लोकल बॉडीज़ का ये नहीं होता, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर वाकई लोगों को लगाव हो कि हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ चल। देखें अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का गौर भट्ट साहब नुमाइंदा जो मेयर के लिए नॉमिनेट हुआ न्यूयॉर्क के, उन्हें सबको उड़ा के रख दिया सिर्फ एक टिकटॉक कैंपेन के ऊपर। अननोन इंडियन मुसलमान पता नहीं कहाँ का ये वो, आई मीन जितना कुछ बुरा हो सकता था उधर का नहीं, बट पीपल बिलीव्ड हिम। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? देखिए जो अमेरिकन सोसाइटी है और पाकिस्तानी सोसाइटी है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। चलिए ज़मीन आसमान ना के 7 समंदर का फ़र्क तो ज़रूर है, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है ना वो इमिग्रेंट सोसाइटी है सर। वहाँ पर लोग आकर आबाद हुए, जो असल बशिंदे थे वो तो उन्होंने मार दिए, वो बहुत थोड़े से रह गए शायद आटे के नमक के बराबर थे। तो लिहाजा वहाँ पर किसी का बाहर से आके आबाद होने के बाद ये हो जाना, इलेक्ट हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। लाहौर का जो बंदा है वो नॉन लाहौरी आप यहाँ पे
उसको लार्ड में लगा देते हैं, ठीक है। ऐसी उस्मान बुज़दार नहीं रहा। सर नहीं, वो तो वज़ीर ला रहा है ना, वो तो वज़ीर ला रहा है। मैं तो लॉर्ड मेयर की बात करूं, इसको आपने नाज़िम आला का नाम दिया था, 2001 में भी लगाया, 2005 में भी लगाया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मियां आमिर साहब को लगाया। तो वो लौरिया नहीं है, ठीक है। वो कहाँ के हैं? पता करें कहाँ के, लौरिया तो नहीं है। तो ये कौन सा अपना न्यूयॉर्क है? नहीं सर, मैं दोनों सोसाइटीज का फर्क है। यहाँ पर लाहौर में, लाहौर जो है वो उसकी 1,500-2,000 साल की रिटर्न हिस्ट्री है सर। यहाँ पे लाहौरिये 1,500-2,000 साल से रह रहे हैं। जो न्यूयॉर्क है उसकी इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। वहां पर तो जो भी आया बाहर से ही आया। तो वहां पर किसी युगांडा पे पैदा होने वाले बंदे का मेयर के रिलेक्ट हो जाना कोई इतनी चंबे की बात नहीं है। अभी तो लाहौर दे विच भाएं जेड़ा सब ऐसा बंदा मेयर लाता जेड़ा लाहौरी नहीं सीगा। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप कह रहे हैं ना। पाकिस्तान की जो है अपना सोसाइटी, यहाँ पे बड़े बड़े तजर्बे हो गए हैं सर। तजर्बे बंद करो, आइन पे अमल करें मुबशर साहब, आइन को पढ़ें, खुदा का वास्ता। अगर मैं आइन पे अगर अमल करूं तो जनाब की जो पटवारी हुकूमत है आज गिर जाए। तो सर करो, मैं आपको वजह बताता हूं। करो। आइन आपका पाबंद करता है कि लोकल बॉडीज करनी है और उनको एम्पावर करना है, लोकल गवर्नमेंट, सॉरी लोकल, वो एक ही बात है ना। अब मतलब समझ गए ना। हाँ। मेरे तो कानून ना झाड़ो तुसी, मतलब है आपने वो करना नहीं, उसके हीले बहाने आपने ढूंढते रहना है। और आप कह रहे हैं कि मेरा काहिन जो है वो है खड़ा हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है, झूठ है। मेरी सिंपल सी बात है सर, आइन पे अगर अमल नहीं करेंगे तो ये फिर पिंग पोंग चलती रहेगी, चल रही है। इसको आपने डेमोक्रेसी कहना है वो कह लें, इसको आपने जो मर्जी नाम देना दे लें। ये आप मानते हैं ना कि ये शायद मुस्लिम लीग नून की गैर मकबूलियत का बुलंद तरीन मकाम है, जिस मकाम पे आज वो पहुंची हुई है। यानी जो नून लीग की तारीफ करेगा उसका फ्यूचर नहीं हो एंकर का। नहीं है, मैं ये तो नहीं कहता कि फ्यूचर नहीं है। अभी आपने की है, अभी आपने किया सर, अभी किया है। मैंने तो बारिश के ऊपर करनी पड़ी है, मैं झूठ नहीं बोलना। असल मामला ये इशू टू इशू चलते हैं ना, एंकर ने तो इशू टू इशू चलना होता है साहब ने। मैंने एक बात यहाँ करना चाह रहा हूँ, ये जो जमहूरियत है ना, ये एक सिर्फ लफ्ज़ है। जमहूरियत बहुत किस्मों की होती है। जैसे जिस जमहूरियत में हम सांस ले रहे हैं, ये एक फ्री मार्केट जमहूरियत है, या न्यू लिबरल है, या ट्रिकल डाउन है। तो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है ये। अब अगर फर्ज करें कि डेवलपमेंटल मॉडल अगर आपने देखना है तो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो चाहे जमहूरी तरीके से आए, वो जो आपने कहा अभी फैशिज्म, उसको मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी भी हवाले से आए, आखिरकार वो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो डेवलपमेंट करे। जो मर्जी आप कर लें, आप सिविल वॉर देख लें अमेरिका की, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ की लड़ाई होती है। नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज करता है अमेरिका को, और उसके बाद डेवलपमेंट असल होती है, ये रोड्स बनती हैं और जो भी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। आप चाइना का मॉडल देख लें, रियासत की पूरी मशीनरी है जो चाइना को, वो तो डेमोक्रेसी के ऊपर पेड़ है। वही ना, ये तो कह रहा हूँ। इसी तरह रशिया, पूरा मिडिल ईस्ट यकीन ही नहीं करता डेमोक्रेसी पे। बिल्कुल, रशिया आप देख लें, यूरोप के अंदर आप शुरू का उनका वो देख लें, बादशाह जब खत्म हुई तो एकदम वो वाली डेमोक्रेसी तो नहीं आई जो आज है। राइट्स ही नहीं मिले। अब अमेरिका में स्लेव्स को असल राइट्स जो आखिरकार वोट के मिले, वो तो कैनेडी के जमाने में मिले, 60s में, 1960s में। इसलिए मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि जमहूरियत खुद ब खुद आपको फ्रूट दे देगी और डेवलपमेंट करवा देगी और लोगों को तरक्की मिलेगी और लोगों को खुशहाली मिलेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो काफ़ी अरसे के लिए अपनी पॉलिसीज़ जो है प्रो पीपल पॉलिसीज़, प्रो पुअर पॉलिसीज़, प्रो मिडिल क्लास पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करे और उसको कोई रोकने वाला ना हो उस वक्त। और रियासत की इन्वॉल्वमेंट हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, ये जो IPPs का इशू है, एनर्जी क्राइसिस है, उसके अंदर जब तक इनका ये नहीं होगा ना। इसलिए देखें, आज मैं IPP आज 50 रुपए 35 रुपए पता नहीं कितनी कम कर दी है प्राइम मिनिस्टर ने। तो मुझे अब आप बताइए ना कि जिस मुल्क के अंदर एनर्जी जो है उसका जो सेक्टर है पूरा, उसके अंदर पाकिस्तानियों ने हमें इतना लूटा है, 90% से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी हैं उसके जो ओनर्स हैं। और उसके 3 बड़ी शिकें हैं। एक वो सबको पता है, वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ नाजरीन को, कि एक है कि आपका सर्कुलेट जो है वो हर सूरत में आपने उसको देना है, वो जिसको हम कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस, वो आपने देने हैं, जो मर्जी हो जाए, वो चले ना चले प्लांट। दूसरा, अगर आपके कोई पेमेंट होनी है वो डॉलर्स में होनी है, ये हम करते रहें, डॉलर्स में देते रहें। और तीसरा कि अगर कोई आपका डिस्प्यूट होता है, उनकी लड़ाई होती है इन कंपनीज के साथ, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। पाकिस्तानी कोर्ट की औकात नहीं है कि उसको जो है वो डिसाइड कर। वेरी क्विकली, आखिरी मिनट है आपके पास। यार जवाब इत्तेफाक की बात है, आपकी वजह से बैठे हैं। आपने वो न्यूयॉर्क वाले की बात की, ज़ुरान ममदानी की, उसको जो फंड रेजिंग हुई है ना,
वो 75% लोग जो उसको फंड रेजिंग कर रहे थे वो $100 से कम थी उनकी, जबकि उसके मुखालफ जो एंड्रयू था ना उसको 56 अरब रुपए की फंड रेजिंग हुई, लेकिन वो हार गया। अब इन्होंने जो फार्मूला बनाया था कि एक आम बंदा कैसे कंट्रीब्यूट करे जिससे आपकी सियासत आगे चले, तो इनके लिए ये है जवाद के लिए कि ममदानी को जरा गौर करे वो कैसे करता है। हम कर रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक इट है कि न्यूयॉर्क में माइकल ब्लूमबर्ग, बल्कि उस दिन मुस्वा ने आपको यही बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपके बेटे ने माइकल ब्लूमबर्ग जो है वो घबरा गया। उन्होंने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरा नहीं है बल्कि ये अमेरिकन बिलियनर्स के लिए खतरा बन सकता है ये बंदा। ये ममदानी जो है ना, इत्तेफाक से एक और चीज है कि ममदानी की जो अम्मा है ना, नहीं, उसकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है बड़ी खौफनाक है अमेरिकन सोसाइटी के लिए। तो अच्छा, जवाद साहब के लिए एक और है कि उनकी अम्मा जो है ना वो फीचर फिल्में भी बनाती रही हैं और उसका सलाम बॉम्बे जड़ी सी ना वो सेकंड एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड थी आफ्टर मदर इंडिया। और उसकी कैंपेन में भी उन्होंने जनाब Yes, फैसल जवाद करीम भाई, कुंडी yes. साहब, जवाद अहमद साहब, गौर भट्ट साहब, अब्दुल सत्तार खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली चलते मैं एक बात बताऊँ जो हुकूमतों को भी पता होनी चाहिए और आवाम को भी पता होनी चाहिए कि विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को हुकूमत मिलती है, उसको कोई ओहदा मिलता है, हुक्मरानी करता है, तो उसको उतना ही आवाम के आगे जवाबदेह भी होना पड़ता है। जिन मुआशरों में हुक्मरान तबका अपने आप को जवाबदेह नहीं समझता, वो भी आवाम के आगे, वो मुआशरे पनपते नहीं हैं, वो तरक्की नहीं करते। अगर तो पाकिस्तान में जमहूरियत ने चलना है और अगर पाकिस्तान ने तरक्की के रास्ते पे जाना है, तो जो हुक्मरान तबका है उनको आवाम के आगे जवाबदेह होना पड़ेगा, हर रोज़ होना पड़ेगा। सोचने की बात है, बड़ा मुश्किल है अमल करना है इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।